चलो आगे बढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा क्या है। पहले इसके पोस्टुलेट लिख लेते हैं अपन क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी का पोस्टुलेट नंबर ये है 1, ये है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूज्ड n-1d ns np और ns np एंड nd। अब ये d अंदर वाला भी ले सकता है और d बाहर वाला भी ले सकता है। अगर ये अंदर वाला d ले रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं 3d 4s 4p, ऐसा n को अगर 4 रख दूं तो यहां क्या बोलूंगा 4s 4p 4d, इस तरीके से। तो या तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेगा या फिर ये कॉम्बिनेशन यूज करेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूज दिस और दिस फॉर बॉन्डिंग, फॉर बॉन्डिंग। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लिगेंड, लिगेंड will donate lone pair to the vacant orbital, to the vacant orbital of सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो लीगेंड क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। किसे करेगा, सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन को करेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि पेयरिंग occurs when strong field ligands, like ammonia, cyanide, CO, etc are present। ठीक है, ये 3 ध्यान रखना। तो पेयरिंग occurs when strong field ligand like ये 3 आर प्रेजेंट। ठीक है। और जो ये ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेंगे अपन। ठीक है। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन से ही हम ज्योमेट्री बताएंगे। ठीक है। अगर आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री, ये 2 चीजें हमें बतानी होती है वीवीटी में। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, इन पोस्टुलेट को लगाकर sp3 आता है तो ज्योमेट्री क्या बोलते हो, टेट्राहीड्रल। ठीक है। और इसमें p कौन सी यूज होते हैं, px py pz। अगर तुम्हारा dsp2 आता है तो स्क्वायर प्लेनर। और यहां जो d यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर तुम्हारा आता है sp3d तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहां d यूज होता है dz स्क्वायर। ठीक। अगर आता है dsp3, यहां d यूज होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। अगर तुम्हारा आता है sp3d2, ठीक है, तो ऑक्टाहीड्रल। अगर आता है d2sp3 तो भी ऑक्टाहीड्रल। बस ये ध्यान रखना, आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री बोलेंगे। और यहां जो डी यूज होंगे वो कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है। तो इनमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इसमें क्या होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें डी जेड स्क्वायर, इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहां जो पी है वो पी एक्स पी वाई पी जेड यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री बताएंगे। समझ गए बात को। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन से आप आसानी से समझ जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है। इसको नोट कर लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लो। इसमें सारी चीजें वीवीटी से रिलेटेड क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं और भी सारी चीजें हम कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सारी चीजें। ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट ए, पहला पॉइंट लिख रहा हूं ए। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा सेंट्रल एटम का। कैसे निकालोगे इसको, x मान लो तो x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। तो यहां से क्या आएगा आपका x माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो x क्या आ गया +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई। आप निकाल सकते हो आसानी से। सेकंड पॉइंट आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, लिगेंड कितने हैं 4 इंटू डेंटिसिटी, मतलब ये किस टाइप का है, यूनिडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, डाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड, कैसा है ये, मोनोडेंटेड होता है। तो 4 इंटू 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 4। ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी से निकाल लिया करेंगे। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो Ni का लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, Ni का आता है AR
Ar4s2 और 3d8, यही आता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 28 है। 18 ये हो गए, 2 20 और 8 28, ठीक है। ये तुमने एटम का लिख दिया। अब तुम लिखो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब +2 मतलब आयन का। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2+ है तो Ni2+, इस तरीके से लिखते जाएंगे अपन, ठीक। क्या आएगा Ar4s0 खत्म हो गया और 3d8, क्यों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलते हैं ना, ध्यान रखना 4s में भरते भी पहले हैं और निकलते भी पहले हैं। भरते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग और निकलते ऑर्बिट के अकॉर्डिंग है। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए मैंने, समझ गए बात को। अब मैं क्या करूंगा फोर्थ पॉइंट में इसका ABC इसके बाद D है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा। कैसे, ध्यान से देखो जरा, मैंने अभी पोस्टुलेट नंबर 1 क्या लिखा था, n-1d ns और np यूज करेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां देखो जरा 3d, तो 3d को मैं भर रहा हूं, तो ये हो गया 3d। कितने बॉक्स होते हैं 5, 1 2 3 4 हो गए 5। ये हो गया 4s और ये हो गया 4p भी खाली होगा, 4s भी खाली हो गया, +2 लगा ना। तो ये हो गया आपका 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p, मतलब n-1d ns और np ये यूज करेंगे अपन। भर लो जरा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही भरते हो आप। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर रुकना है, 1 सेकंड का पॉज लेना है और ये देखना है लीगेंड कैसा है। तो मैंने बताया था CnCO और अमोनिया, इसमें पेयरिंग करानी है। पेयरिंग कराने का मतलब अनपेयर को पेयर बना दो, और कभी अगर आउटर ऑर्बिट में पड़े हो तो उसको भी अंदर डाल देता है, अंदर वाले ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां पर इधर तो नहीं है 4s में, तो कोई बात नहीं। इधर देखो जरा 2 अनपेयर है, Cn क्या करेगा, इनको पेयर करा देगा। पेयर करा देगा इसका मतलब अब आपको कैसा दिखने वाला है, अब आपको दिखने वाला है ऐसा 1 2 3 4, ठीक है, 4s और ये हो गया भाई साहब 4p। बहुत ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन है, बाकी सारे बन जाएंगे आपसे। तो मैंने पेयरिंग करा दी, तो कैसा दिखेगा अब आपको, पेयरिंग करा दोगे तो अब आपको ऐसा दिखेगा 3d 4s 4p। अब मुझे चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, क्यों, लीगेंड अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को देता है। अब कितने वैकेंट चाहिए वो कौन बताएगा, लीगेंड का नंबर बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलेगा। मतलब 4 चाहिए तुम्हें, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है आपको। तो एक तो ये उठा लो, ये खाली वाला एक ये उठा लो और 2 यहां से उठा लो। मतलब तुमने क्या किया, एक D को उठाया, एक S को उठाया और 2 P उठाए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ गया DsP2। तो इस वाले पॉइंट में हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे हम, क्या आ गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। समझ गए बात को, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालना, मतलब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, जैसे इस तरीके से मैं एक बना के बता देता हूं आपको ऐसे, तो होगा क्या, जो साइनाइड में लोन पेयर है उसका डोनेशन इन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो जाएगा। साइनाइड में से कार्बन अपना लोन पेयर किसको देगा, इन सभी वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब डी तक पहुंच गए, ई में बताओ ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन से ही हम ज्योमेट्री बताते हैं, पीछे टेबल बनाई थी। DsP2 का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा है, अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो हम उसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, और बाहर वाला डी यूज हो रहा है तो उसको आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं। और ऐसा हम कहां पर बोलते हैं, ऐसा हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऐसी कोई बात पूछेंगे नहीं आपसे कि इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप इसमें बोलना चाह रहे हो तो अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल होगा, लेकिन इसमें आउटर ऑर्बिटल कैसे बोलोगे, बाहर वाला डी तो यूज हो ही नहीं रहा ना। तो बेसिकली वो डिफाइन किसके लिए होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, इनर और आउटर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। आगे बढ़ो, ई के बाद एफ पर मुझे बता दो जरा मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे पता चलेगा, फाइनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर पेयरिंग, मतलब फाइनल पेयरिंग होने या नहीं होने के बाद। इसमें तो हो रही है, मान लो कभी नहीं होती तो फाइनल देख लेते, इसमें पेयरिंग होने के बाद ये फाइनल देखो, फाइनल। तो पेयरिंग होने के बाद फाइनल बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई साहब, 0 हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा फाइनल में, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हैं 0, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया 0, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला तो आपको याद है ना, √n × n+2। तो n क्या है 0, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट 0। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है तो मैग्नेटिक नेचर भी लिख लो साथ साथ, यहीं पर क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक, क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक,
तो हमने क्या किया, पॉइंट नंबर एफ में क्या लिखा, मैग्नेटिक नेचर। कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है तो डायामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो है तो पैरामैग्नेटिक। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो आप। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो डाया, नहीं है तो पैरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एफ तक पहुंच गए, जी पे चलते हैं। अब आपको बताना है इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक्चुअल में एक थ्योरी होती है सिज्विक थ्योरी, ठीक है, पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में थ्योरी ये थी कि जो भी सेंट्रल एटम है, अगर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आता है तो वो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल बोलते हैं। लेकिन जब सिज्विक ने थ्योरी बनाई थी तो बहुत ही कम ऐसे कंपाउंड थे, उसके बाद में बहुत और कंपाउंड बने जिसमें थ्योरी फेल भी हो गई। तो आपको सिर्फ और सिर्फ EN निकालना आना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बस ये निकालना आना चाहिए आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है सेंट्रल मेटल एटम या आयन का 28, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो, आप सॉल्व कर लो इसको। कितना हो गया ये, 28 में से 2 गया 26 और प्लस 8, ठीक है, 8 और 6 14, 34 आ गया इसका। अगर ये 36 आ जाता तो हम बोलते थे कंपाउंड स्टेबल है। तो बस EN निकालना आपको आना चाहिए, समझ गए बात को। अगला पॉइंट कहां तक पहुंच गए, FGH। अब आपको ये बताना है कि ये कलर्ड है कि कलरलेस है, कॉम्प्लेक्स कलर्ड है कि कलरलेस है। हम कैसे बताते हैं, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो DD ट्रांजिशन होगा, इसका मतलब कलर होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो DD ट्रांजिशन होगा ही नहीं, मतलब कलरलेस। बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना, जीरो है, मतलब कलरलेस। समझ गए बात को। तो कितने पॉइंट हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पॉइंट आपको हर जो भी अगले मैं क्वेश्चन कराऊंगा 8 पॉइंट के बारे में सोचना। अब एग्जाम में इनमें से आपसे कोई भी एक पॉइंट पूछ लेंगे। मान लो आपसे पूछे फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCN होल पावर 2 नेगेटिव, तो निकाल सकते हो। ठीक है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, ये रहा। फाइंड द ज्योमेट्री, ये रहा। कलर है कि कलरलेस, ये रहा। व्हाट इज द EN, ये रहा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मैंने सारे एक साथ करा दिए, ठीक है, ताकि आप सारे एक साथ करना सीख जाओ। इसको नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चन करवा देता हूं और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। पहला था अपना NiCN4, ये आ गया NiCO4। ठीक है, न्यूट्रल है, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो सीधी सीधी सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर +2 ना होके क्या हो जाएगी अब, 0। क्यों, x + 4 × 0 = 0। CO तो न्यूट्रल होता है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगी 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ Ni का लिखेंगे, Ni +2 का नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। Ni2+ का नहीं लिखेंगे, क्यों, चार्ज नहीं है ना, तो इसको हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ किसका लिखेंगे, Ni का, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, आगे बढ़ो अगले पॉइंट में। पहली बार तो ऐसे ही भरोगे, लेकिन 4s में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब ऐसा दिखेगा आपको 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। सही। अब देखेंगे अपन CO, एक सेकंड रुकेंगे, पॉज लेंगे और बताएंगे कि ये वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। याद रखना CnCO और अमोनिया क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। कुछ केसेस में ऑक्सिलेट भी होता है, वो मैं लिखवा दूंगा आगे, लेकिन मेजर पोर्शन आपको यही ध्यान रखना है, ये 3। ठीक, तो CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होगी। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग होगी, तो होगा क्या, अनपेयर को तो पेयर करता ही है, साथ में आउटर ऑर्बिट से भी इनर ऑर्बिट में डाल देता है। जैसे यहां तुमने क्या कराना है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसकी तो पेयरिंग होगी, साथ ही साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी कहां आ जाएंगे, इधर। तो पेयरिंग होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ऐसा। अब जब तुम्हें खाली ऑर्बिटल चाहिए तो कितने चाहिए, 4 चाहिए ना। क्यों, क्योंकि 4 लोन पेयर डोनेशन होने ना, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये तो भर गया, आप तो ये तो लेंगे नहीं, अब ये तो भर गया तो ये लेंगे नहीं। अब कहां से शुरू करेंगे, खाली से, और खाली से 4 चाहिए मुझे, तो कौन से वाले 4 लेंगे, देखना ध्यान से। अब आप यहां से शुरू करोगे, S और ये तीनों P। तो आपने क्या लिया, अब D तो है नहीं, आपने एक S लिया और ये 3 P ले लिए। तो अब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। क्या आ गया, sp3। समझ गए बात को। और ये sp3 के 4 ऑर्बिटल में एक एक लोन पेयर किसने दे दिया, अब Cn नहीं देगा, क्या देगा, CO देगा, है ना। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ो। sp3 में ज्योमेट्री बोल देना जरा, स्क्वायर प्लेनर नहीं होगी। अब क्या होगी आपकी ज्योमेट्री, बताओ। sp3 में टेट्राहीड्रल, sp3 में क्या होगी, टेट्राहीड्रल। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन
फाइनल में देखो, फाइनल में जहां से हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, 0 सेम, मैग्नेटिक नेचर सेम। En में क्या चेंज आएगा, निकेल था, पहले भी निकेल था, अब भी निकेल है, तो 28, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हटा के अब क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, मतलब अब ये 28 + 8 आएगा, मतलब 36। 28 + 8 कितना हो गया, 36। मतलब मैं बोल दूंगा कि ये स्टेबल है। और सेज्विक थ्योरी वैसे भी मेटल कार्बोनाइड्स में वैलिड होती है, मतलब उसमें नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ पहुंच जाते हैं, जो नेक्स्ट नियरेस्ट है 36 होता है ना नोबल गैस का। चलो कलर के बारे में बताओ, कलरलेस क्यों, मैग्नेटिक मूवमेंट 0, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 थे ना, तो इसलिए कलरलेस होगा। समझ गए बात को किस तरीके से करना है, फटाफट से नोट करो, फिर एक NiCl4 वाला और कर लेते हैं इसका भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला है NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 3 एग्जांपल से आप समझ गए होगे, एक आखिरी और ये वाला है ना। NiCl4 2 नेगेटिव, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी इसकी, +2 आएगी। कैसे, इसको x मान लो, तो x - 4 = -2, x क्या आ गया, +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, Ni का सही है। अब यहां क्या लिखोगे, Ni2+ का, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ आ गई ना, तो Ni2+ का क्या लिखोगे, Ar 4s में से 2 उड़ा दो, तो 4s 0 और 3d कितना है, 8। सही है। अब देखो यहां पर क्या कहानी है, ये जो फिल किया था ऐसे फिल रहेगा, लेकिन अब पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, Cl आ गया, हेलोजन वीक फील्ड होते हैं। ठीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड ध्यान रखना, COCN अमोनिया। ठीक है, ये क्या है, वीक फील्ड है, तो अब यहां पेयरिंग नहीं करेंगे, तो यहां पेयरिंग मत करना, यहां तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो जो पहली बार आपको दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसा दिखेगा। सही ना, 3d8 4s 0 और ऐसा। अब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी तो ऐसा होगा। अब आपको जो खाली ऑर्बिटल चाहिए, यहां तो खाली है नहीं, तो खाली तो यहीं से लोगे, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सीधा सीधा sp3 दिख रहा है आपको, और जो डोनेशन होगा वो CO नहीं है, अब क्या है, लिगेंड Cl है, तो 4 Cl एक एक ऑर्बिटल को अपना अपना लोन पेयर दे देंगे। ठीक है, तो sp3 आ गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, टेट्राहेड्रल पता चल गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब आ गए, क्यों, 2 अनपेयर, पेयरिंग नहीं हुई ना, तो 2 अनपेयर हो गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां कितने लिख देंगे, 2, मतलब n कितना आ गया तुम्हारा, 2, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा, अब यहां लिखना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n + 2, तो √2 × 2 + 2, 2 और 2 4 का डबल 8, तो √8 आ गया। मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक ना होके अब क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सही बात है ना, अब पैरामैग्नेटिक हो गया, क्यों, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, √n × n + 2 फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक, En में क्या चेंज आएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 ना हो गया, अब क्या आएगी, 2। ठीक है, तो ये कितना था, 26, और 26 और 8 34, और अब ये कलर्ड होगा, क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो अब ये कलर्ड होगा। समझ गया बात को कैसे करना है, 1-2 एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी मैं आपको बता देता हूं, तो सही रहेगा, आप समझ जाओगे सारी चीजें, वीवीटी खत्म। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से वीवीटी समझा रहा हूं मैं आपको, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट लगा देना, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या मैग्नेटिक मूवमेंट या कलर्ड कलरलेस, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, नोट करो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चलते हैं। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कुछ कंपाउंड एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या था बताओ जरा, ए, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का, कोबाल्ट का, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, x + 6 × 0 = 3, मतलब क्या आ गया आपका, +3। सेकेंड नंबर पे बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लीगेंड लगे, 6, और अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेट, तो ×1 डेंटिसिटी, तो 6 आ गया। तीसरे नंबर पे मुझे क्या लिखना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा, किसका, कोबाल्ट का लिख लो, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखते हो, कोबाल्ट 27 में क्या आता है, Ar 18 हो गए, 4s2 20 हो गए, और 3d7 27 हो गए। ठीक है, सही जा रहे हैं अपन, ध्यान से देखते जाओ। अब मुझे +3 लगा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो CO+3 का लिखना है, कितना है, 27 CO+3 का, 3 इलेक्ट्रॉन उड़ाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे कहां से, 4s से, और 1 इलेक्ट्रॉन उड़ेगा 3d से। सही है ना, 2 4s से, 1 3d से, तो 3d6 हो गया। चलो इसको फिल कर लेते हैं। चौथे पॉइंट में हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया करते थे, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करते हैं अपन, 3d कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ध्यान से देखना जरा, 3d में है 6, तो 1 2 3 4 बॉक्स ये बन गए, 3d
4s 4p और 4d भी बना लेते हैं, क्योंकि 6 लीगेंड आ गए ना, तो हो सकता है बाहर वाला यूज हो, नहीं होगा तो खाली छोड़ देंगे, होगा तो ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या 3d, ये हो गया क्या 4s, ये हो गया क्या 4p और ये हो गया क्या 4d। या तो ये 3 यूज होंगे या ये 3 यूज होंगे, पोस्टुलेट नंबर 1 में लिख चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दो जरा फटाफट से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये भर दिए इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे एक नजर लिगेंड की तरफ। अमोनिया, ओहो अमोनिया क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करेगा। पेयरिंग करेगा इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो और ये इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दो और इसको इसके साथ पेयर कर दो, मतलब सीधी सी बात है 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बन जाएंगे, उसको भर देंगे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर बन जाएंगे, उसको भर देंगे। तो कैसा दिखेगा, भर देंगे तो ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 ही हो गए, ये खाली, ये खाली और ये खाली 4d तक। ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या करना है, इसमें पेयरिंग तो करा दें पहले, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अब हमें चाहिए खाली ऑर्बिटल, ताकि अमोनिया अपना लोन पेयर दे सके, क्योंकि वो लुईस बेस की तरह काम करेगा लिगेंड और ये लुईस एसिड की तरह, तो खाली ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मैं कहां से उठाऊंगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलो। कितने चाहिए, जितने लिगेंड लगे 6। तो देखना जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये तो बाहर वालों का कोई काम नहीं, मतलब खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी के कितने उठाए तुमने, 2, एस के कितने उठाए 1 और पी के कितने उठाए 3। तो ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या, D2sp3। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हैं, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अमोनिया लुईस बेस और मेटल आयन जो होगा वो लुईस एसिड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से हम दिखा देंगे। तो 6 अमोनिया, एक एक लोन पेयर, एक एक ऑर्बिटल को, हाइब्रिड ऑर्बिटल को दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, ज्योमेट्री बता दो इसके अकॉर्डिंग। D2sp3 पे ज्योमेट्री क्या होती है, D2sp3 पर ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, चाहे sp3d2 हो तब भी ऑक्टाहीड्रल ही होती है ना, D2sp3 ऑक्टाहीड्रल। चलो F, अगला पॉइंट बताओ जरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फाइनल देखो जहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, कितने अनपेयर्ड हैं, एक भी नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 हैं। मतलब n क्या है, 0 है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया भैया, डायामैग्नेटिक हो गया। समझ गया बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। कलर्ड या कलरलेस में से बता दो जी, बताइए कलर्ड है कि कलरलेस है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब कलरलेस। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब कलरलेस। इसमें एक पॉइंट ये है कि इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल में से मुझे पहचानना है कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप देखो अगर अंदर वाला डी यूज हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या इनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल या इनर कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इसका नाम बोलते हैं अपन, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है आई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो जरा फटाफट से, क्या होगा, an माइनस ON प्लस 2 इंटू CN, यही होता था फॉर्मूला। तो 27 में से 3 गया 24 प्लस 12 मतलब 36। मींस ये कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ रहा है। समझ गए बात को, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और बताता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, COF6 नेगेटिव। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 आएगी, क्यों, x माइनस 6 इज इक्वल टू -3। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 आ रही है, क्यों, फ्लोरीन क्या है, मोनोडेंटेड है। चलो सही बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही है, ये भी सही है। बस यहां क्या होगा, फ्लोरीन वीक फील्ड है तो पेयरिंग मत करा देना बस। तो ये पेयरिंग नहीं होगी, ये जो लिखा है ना, ये पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ही पड़े रहेंगे। कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6, सॉरी डी में कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। अब आपने पेयरिंग नहीं कराई तो ये वाली बात तो भूल ही जाओ। कौन सी वाली, ये वाली। तो इसको मैं हटा देता हूं,
पेयरिंग अगर नहीं कराई है तो ये वाली बात हमें भूलना है, तो ये हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे खाली ऑर्बिटल चाहिए, ठीक, खाली ऑर्बिटल चाहिए कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे, तो ये एस उठा लो, कितने 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, ये ले लो, कहां तक, इधर तक। तो अब क्या लिया आपने, एस लिया, 3 पी लिए और बाहर वाले 2 डी लिए, तो अब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 d2, ठीक है। अब आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 d2, यहां पर लिख देता हूं sp3 d2, और sp3 d2 ये 6 बने हुए हैं। अमोनिया की जगह क्या लगा देंगे अब अपन यहां पर, फ्लोरीन, अमोनिया की जगह क्या आ जाएगा यहां पर, फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो ये अपना एक एक लोन पेयर दे देगा, तो sp3 d2 आ गया। आगे बढ़ो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सही है, d2 sp3 और sp3 d2 दोनों में सेम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां से देखो, जहां से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वहां से देखते हैं, तो यहां से देखो अनपेड कितने, 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 4, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, यहां मैं पहले ये हटा देता हूं, यहां मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा अंडर n इंटू n प्लस 2, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 4 24, तो √24, और पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आ रहा है ना, इसलिए पैरामैग्नेटिक। कलर्ड होगा अब, सही है ना, अब क्या होगा, कलर्ड होगा, क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। इनर की जगह कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर, इनर की जगह क्या होगा, आउटर, आउटर कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन की जगह क्या होगा अब, हाई स्पिन, क्योंकि कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, बाहर वाला डी यूज हो रहा है। और स्पिन पेयर्ड की जगह क्या होगा, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, सही है। En निकाल लो, En तो मेरे ख्याल से सेम आएगा, हाँ सही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी वही है, और एटॉमिक नंबर तो वो होता ही है 27, समझ गया बात को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और मैं फाइनल करवा देता हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे वीवीटी के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएंगे और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है। नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन और हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे अपन। NiNH362 पॉजिटिव, ठीक है। बताओ जरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिख दूं मैं यहां पर, +2 लिख दूं, क्यों, NiX प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सही है, यहां पर कोबाल्ट हटा के क्या आ जाएगा, Ni आ जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट हटा के क्या लगा दूं मैं, निकल, और यहां 3d7 की जगह क्या लिख दूं, 8। अब कितना लगाना है, +2 लगाना है, तो 28 Ni कितना +2 प्लस, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 4s से चले जाएंगे लेकिन d में 8 रहेंगे, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है यहां तक। अब चलेंगे यहां, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो क्या कराता था, पेयरिंग, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। सुनो ध्यान से, अगर मैं इसकी पेयरिंग करा देता, अगर मैं इसकी पेयरिंग करा देता तो सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली मिलता, ये तो पेयर होके यहां चला जाता, तो मैं क्या ऐसे लेता, DsP3D, क्यों चाहिए तो 6 है ना, क्योंकि 6 लिगेंड लगे तो 6 चाहिए। DsP3D तो कुछ होता नहीं है ना, या तो D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। तो होता क्या है, अमोनिया भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, यहां पर पेयरिंग नहीं करता, क्योंकि ये यूज कर ही नहीं सकते। आप मान लो पेयरिंग करा देता तो ये खाली ऑर्बिटल यूज कर ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रहें। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रखो, ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू एक ही ऑर्बिटल में, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डेटा है एक्सपेरिमेंटली, वो भी ये प्रूव करता है कि ये पेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको पेयर मत करा देना, इसमें ध्यान रखना, NiNH362 पॉजिटिव, तो ये पेयर नहीं होता भले ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। रीजन मैं बता चुका हूं। अब चलो आगे, अगर मैं 6 ऑर्बिटल लेना चाहता हूं तो यहीं से शुरू करूंगा ना, 4 ये और 2 ये, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो यही रहने वाला है, sp3d2,
और यहां फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएंगे, सारे अमोनिया आ जाएंगे। ठीक है, यहां फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएंगे, सारे अमोनिया, क्योंकि अमोनिया डोनेट कर रहा है ना, अब आपका लुईस बेस है, और जो मेटल होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं, यही होता है। चलो ठीक है, sp3d2 पहुंच गए भाई साहब, आगे बढ़ो। ऑक्टाहाइड्रल सही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बस यहां लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। यहां क्या करते हैं लोग, ये सोचते हैं अच्छा अमोनिया है, पेयरिंग करा देगा, अनपेयर्ड 0 ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब n की वैल्यू क्या है, 2, और ये क्या आ जाएगा, √2 इंटू 2+2, मतलब √8 आ जाएगा ये। और पैरामैग्नेटिक होता है, ध्यान रखना। कलर्ड है, अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड है, क्योंकि अनपेयर्ड होंगे। आउटर ऑर्बिटल है, बिल्कुल सही, हाई स्पिन है, स्पिन फ्री है, बिल्कुल सही। En बता दो, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 28 में से 2 गया कितना, 26, और 12 38 हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आप En निकाल सकते हो। समझ गया बात को, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच करना है। ध्यान रखना आप, NiNH3 में पेयरिंग नहीं होती। ऐसे और कौन कौन से स्पेशल केस हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मैं यहां पर एक पॉइंट बना के लिख देता हूं, तो आप उसको याद कर लेना। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि प्लेटिनम इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर। कौन कौन से, प्लेटिनम के अलावा और भी होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड गोल्ड, ये क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ये ध्यान रखना आप। पॉइंट नंबर 2, एक सेकंड पॉइंट और ध्यान रखना, क्या कि CO C2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव, मतलब ऑक्सिलेट जो है वो कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, मतलब दिस इज डायामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब पेयरिंग हो जाती है, यहां पर डायामैग्नेटिक होता है, D2sp3 होता है। ठीक है, बाकी सारी कहानियां आप जानते हो इसकी, D2sp3 के आगे की। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, कलरलेस होगा, ये सारी चीजें बस ये ध्यान रखना। ऑक्सिलेट यूजुअली वीक फील्ड होता है, लेकिन कोबाल्ट के साथ क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, इतना काफी है जेई मेन और नीट के लिए VBT में। बाकी और भी वेरिएशन होते हैं, DSP3 sp3d, ये सारे भी होते हैं, लेकिन इतने में ही काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 में से आएगा, और 6 जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में समझते हैं, CFT। ये VBT का एक तरीके से एडवांस वर्जन आप बोल दो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच है मेटल के d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग समझाने के लिए। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग इन मेटल d ऑर्बिटल्स। ठीक, सीधी सी बात। अब होता क्या है, ये 2 केस में हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, एक ऑक्टाहीड्रल फील्ड और एक टेट्राहीड्रल फील्ड। ठीक है, मतलब ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, बाकी स्क्वायर प्लेनर में भी होती है, वो एडवांस लेवल की बात है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑक्टाहीड्रल का मैं समझाऊंगा आपको, फिर टेट्राहीड्रल का। तो क्या कहानी है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स, मान लो आप, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, मेटल M है, और इसमें कितने लीगेंड लगे हुए हैं, 6 लीगेंड। तो ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होगी। और ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, मेटल M, 4 लीगेंड एक प्लेन में और 2 लीगेंड परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री हो गई Ml6 की, क्या हो गई, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। तो होता क्या है, जब मैं d ऑर्बिटल को, जब मैं मेटल के d ऑर्बिटल को फ्री स्टेट में मानता हूं, सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, सिर्फ मेरे पास मेटल है, तो उन d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और वो जो d ऑर्बिटल होंगे वो 5 के 5 डीजनरेटेड होंगे, 1 2 3 4 हो गए 5। तो ये मैं बोल रहा हूं क्या, डीजनरेटेड मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, मतलब ये क्या है, डीजनरेटेड d ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स अभी नहीं बना, अभी सिर्फ मेटल है। अब अगर मेटल ने कॉम्प्लेक्स बना लिया तो कॉम्प्लेक्स में अब लीगेंड आ जाएंगे, और लीगेंड और d ऑर्बिटल में होगा रिपल्सन, तो एनर्जी बढ़ेगी। मतलब अब जो 5 d ऑर्बिटल आपके सामने होंगे, अब जो 5 d ऑर्बिटल आपके सामने होंगे, अब ये जो d ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बढ़ गई, पहले कम थी फ्री स्टेट में, अब कॉम्प्लेक्स में आ गए। तो ये क्या है, डीजनरेटेड
डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये अब कहां आ गए, कॉम्प्लेक्स में आ गए। आप ऐसा समझो मेटल प्लस लीगेंड यहां काम चल रहा है और ये काम हो गया है, मतलब मेटल अलग था, लीगेंड से रिएक्शन करी, Ml6 बन गया, अब ये कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। अब क्या होता है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें होता है अब रिपल्सन। किसमें रिपल्सन होगा, मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं उनमें और जो लीगेंड इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है उनमें। बताओ किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, मेटल के ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पर होते हैं उनमें रिपल्सन ज्यादा होता है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मेटल के ऐसे डी ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के बीच में होते हैं उनमें रिपल्सन कम होता है, तो एनर्जी कम हो जाती है। अब कौन से वाले एक्सिस पर होते हैं और कौन से वाले एक्सिस के बीच में होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dzx। इन तीन का एक अलग सेट होगा, क्यों, इनके लोब एक्सिस के बीच में होंगे। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये एक्सिस पर होते हैं इनके लोब, तो इनका एक अलग सेट बन जाएगा। तो मेरे पास दो सेट हैं, एक T2G सेट बोलते हैं, एक EG सेट बोलते हैं। T2G का मतलब ट्रिपली डीजेनरेटेड और EG का मतलब डबली डीजेनरेटेड। तो इन दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। तो देखना ध्यान से, मैंने जो बात बोली वो मैं यहां लिख रहा हूं। अब होगा क्या, अब होगा स्प्लिटिंग, मतलब अब एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। क्या होगा, 3 ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे जो सेम एनर्जी के होंगे, जिनको बोलेंगे ट्रिपली डीजेनरेटेड, मतलब T2G सेट, इसको बोलते हैं T2G सेट। और ये कौन से वाले होंगे, dxy, dyz, dzx। और 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी लेकिन उनसे ज्यादा होगी, और ये कौन से सेट होंगे, EG सेट। एक अपने पास रेफरेंस लाइन जिसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर, ये होता है, और बेरी सेंटर से नीचे जो एनर्जी है और बेरी सेंटर के ऊपर जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। बेरी सेंटर के ऊपर 3/5 डेल्टा O होती है और बेरी सेंटर के नीचे होती है 2/5 डेल्टा O। मतलब ये 2/5 डेल्टा O डिक्रीज हो जाती है इनकी एनर्जी, क्यों, इनको रिपल्सन कम मिलना है और इनको रिपल्सन ज्यादा मिलना है क्योंकि एक्सिस पर लोब हैं और लीगेंड एक्सिस से ही आते हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो ये 3/5 डेल्टा O इंक्रीज हो जाती है। ये जो डेल्टा O लिखा है इसका नाम क्या है, जो डेल्टा O होता है उसको बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जगह स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये जो सबस्क्रिप्ट O लगाई गई है, मतलब O का क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। फिर से सारी कहानी हम समझेंगे और डायग्राम से मैं मॉडल से आपको समझाते जाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये है मेरे पास जो येलो वाला आपको बीच में दिख रहा है, जो येलो वाला बीच में दिख रहा है ये क्या है, मेटल है। ये सारे के सारे क्या हैं, लीगेंड हैं। तो लीगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करने आ रहा है, अगर मैं लुईस बेस बोल दूं लीगेंड को, तो लीगेंड क्या करेगा, लीगेंड लोन पेयर देने आ रहा है, किसको देने आ रहा है, मेटल को देने आ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, मेटल के पास खुद भी तो डी ऑर्बिटल है, तो उसी डायरेक्शन में, डी ऑर्बिटल के डायरेक्शन में जिसमें लीगेंड आ रहा है उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। अब याद करो आप, मेटल के जो डी ऑर्बिटल थे उनमें से 2 डी ऑर्बिटल ऐसे थे जो एक्सिस पर होते थे, कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, उसको बोलते हैं डबली डीजेनरेटेड मतलब EG, डबली डीजेनरेटेड मतलब EG सेट। और 3 ऐसे ऑर्बिटल थे जो एक्सिस के बीच में होते हैं 45 डिग्री एंगल पर, वो होते हैं T2G, dxy, dyz, dzx, जो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो लीगेंड तो एक्सिस से आ रहा है ना। अगर मैं इसको बोलूं, जैसे मान लो ये है -x, ये +x, ये हो गया आपका +y, ये -y, ये +z, ये -z, तो लीगेंड तो x y z एक्सिस पर ही है ना। तो लीगेंड जो डोनेट करेगा लोन पर वो तो एक्सिस से ही आएगा ना देने, तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होगा कंपेरिजन टू बीच वाले। बीच में जो लोब बनेंगे उनमें कम रिपल्सन, एक्सिस पे जो लोब बनेंगे ज्यादा रिपल्सन, इसलिए ये एनर्जी का यहां स्प्लिटिंग दिखता है। समझ गए बात को। तो ये कहानी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझा रहा था। इसको नोट करेंगे, इसके बाद टेट्राहेड्रल फील्ड में चलेंगे, पहले इसको आराम से नोट कर लो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा समझ लेते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड।
एक्चुअल में टेट्राहेड्रल फील्ड में Ml4 लिगेंड अगर मैंने ले लिया, 4 लिगेंड ले लिए मेटल के साथ, तो Ml4 कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस तरीके से होता है। तो होता क्या है, ये सारी कहानी सेम है, फ्री स्टेट में एनर्जी कम और फिर कॉम्प्लेक्स में ज्यादा। अब स्प्लिटिंग में यहां चेंज आएगा। क्यों आएगा? अब जो ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस के बीच में थे, उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा। इसका मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब अब 3 ऊपर बनेंगे। और ये हो गया आपका T2 सेट, ठीक है। ये वाला क्या हो गया? T2 सेट। और 2 हो जाएंगे नीचे, क्योंकि एक्सिस के पर जो आते थे, एक्सिस पर जो आते थे, उसकी एनर्जी कम होगी कंपेरिजन टू एक्सिस के बीच में। अभी समझाता हूं आपको, क्या पहले बना दूं? तो ये हो गया आपका ई सेट। आप यहां जी लगाओ या नहीं लगाओ, वैसे टेट्राहाइड्रल को ऑक्टाहाइड्रल से डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां T2 सेट और यहां ई सेट लिख देते हैं। आप T2G EG लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एनर्जी अब 3/5 की जगह ये ऊपर वाली हो जाएगी 2/5 और डेल्टा O की जगह हो जाएगा डेल्टा T, ठीक है। यहां हो जाएगा ये 3/5 और डेल्टा O की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा T। और ये हो जाएगा डेल्टा T, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्या हो गया, ये क्यों पलट गई कहानी। देखो, मेरे पास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री ये है, ठीक है, ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। अब होगा क्या, ये बीच में है वो मेटल है और ये 4 लीगेंड लगे हैं। अब ये जो लीगेंड आ रहे हैं ये एक्सिस से नहीं आ रहे हैं, ये एक्सिस के बीच में बना रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि टेट्राहाइड्रल में एंगल क्या होता है? 109.5 और एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। मतलब जो लोब एक्सिस के बीच में बने हैं 45 डिग्री पे बने होंगे ना, दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 और जो लोब बने हैं वो 45 पर, जो एक्सिस के बीच वाले हैं, तो उनमें रिपल्सन ज्यादा देंगे। ये कौन? लीगेंड अपना लोन पे डोनेट करने आएंगे ना, तो उन लोब में ज्यादा रिपल्सन होगा जो एक्सिस के बीच में है, उन लोब में ज्यादा रिपल्सन होगा जो एक्सिस के बीच में है, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो dxy, dyz, dzx ये 3 का जो सेट था उसके लोब 45 डिग्री मतलब एक्सिस के बीच में होते थे, तो उसमें रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। जबकि जो एक्सिस पर हैं अब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, उनमें रिपल्सन कम लगेगा, इसलिए ये नीचे आ गया सेट। तो समझ गए क्या चेंज हुआ? ऑक्टाहाइड्रल में T2G नीचे, EG ऊपर, टेट्राहाइड्रल में E नीचे, T2 ऊपर, ठीक है। और जो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल की एनर्जी के बीच का रिलेशन होगा, ऑब्वियसली आप सीधी सी बात है, उसमें 6 लिगेंड थे ऑक्टाहाइड्रल में, टेट्राहाइड्रल में 4 हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहाइड्रल की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती किससे? टेट्राहाइड्रल से, स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये जो यहां की एनर्जी है ना डेल्टा T डेल्टा O वाली, वो। और ऐसा रिलेशन एक होता है एक्सपेरिमेंटली, ध्यान रखना आप, डेल्टा T होता है 4/9 टाइम्स डेल्टा O। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा O, ठीक है, ये होता है रिलेशन। तो कभी अगर आपको डेल्टा O दे दिया जाए तो आपसे डेल्टा T निकलवा लें तो 4/9 टाइम्स होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो इतनी सी बात हमें इसमें समझनी थी। अब इसके एप्लीकेशन पर हम चलते हैं, CFT पर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि इसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो, एक बार रीड कर लेना जो मैं पढ़ा रहा हूं, बस उतना ही, ठीक है, नोट करो इसे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला फैक्टर है नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, चेक कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट की बात कर लें, नेचर ऑफ मेटल की बात करेंगे तो CFSE का जो ऑर्डर होता है 3D सीरीज का, अगर मेटल है आपका सेंट्रल मेटल एटम तो उसकी कम, 4D की ज्यादा और 5D की और ज्यादा। ऑर्बिटल साइज बढ़ने की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा, CFSE बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट पे अपन बात करें ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है CFSE। 2 ज्योमेट्री हमने पढ़ी, क्या क्या पढ़ी? ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। स्क्वायर प्लेनर भी होती है एक, लेकिन उसको अपन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ऑक्टा और टेट्रा में कंपेयर कराएं तो ऑक्टाहाइड्रल की ज्यादा होती किससे? टेट्रा से। स्क्वायर प्लेनर होता तो उसकी और ज्यादा होती है। और जो टेट्राहाइड्रल वाली होती है डेल्टा T, वो होती है 4/9 डेल्टा O, 4/9 डेल्टा O। और अगर स्क्वायर प्लेनर से कंपेयर कराओगे तो 1.3 टाइम्स डेल्टा O होती है डेल्टा स्क्वायर प्लेनर की, ठीक है। बाकी इसकी ध्यान रखना, उसकी मत रखना। फोर्थ नंबर की बात करें तो नेचर ऑफ लिगेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नेचर पर CFSE डिपेंड करती है। कैसे हम समझाते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की CFSE
ये ज़्यादा होती है और वीक फील्ड लिगेंड की CFSE क्या होती है, कम होती है। और एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो मैं यहां पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूं और ये बता दूंगा किसकी CFSE ज्यादा किसकी कम, मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं कौन से वीक फील्ड होते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको याद रखना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका एक अलग से वीडियो भी मेरा चलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो सबसे ऊपर आएगा वीडियो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, बहुत चलती है ये वाली सीरीज अपनी। तो इसको याद करना बहुत आसान भी है, अच्छा तरीका, इसलिए लोगों को पसंद भी आता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करते हैं, देखो आयोडीन ब्रोमीन, ठीक है, इसको ऐसे याद करना, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, ये वीक फील्ड होते हैं। और इसमें भी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इस तरफ बढ़ रही है। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, इसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसीडर करते हैं। वाटर तक वीक होते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड को कैसे याद करेंगे, नाचते हुए उड़ता अमोनिया, EDT ये 4 नेगेटिव है ना, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, ठीक है। पूरी फिर से बोल दे रहा हूं, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सलेट का पानी से प्यार, ये वीक फील्ड हो गए। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए। मतलब हमें क्या करना है, अगर ये सीरीज डायरेक्ट याद होती तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी याद कर लेना। तो इससे हम पहचान लेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड है, ठीक है। बाकी आप इलेक्ट्रॉन या एटम डोनर से भी पहचान सकते हो। हेलोजन डोनर वाले पीछे की तरफ आ रहे हैं, ऑक्सीजन डोनर वाले बीच में आ रहे हैं, नाइट्रोजन डोनर वाले उसके आगे आ रहे हैं और कार्बन डोनर वाले और आगे आ रहे हैं। अगर आप डोनर वाइज याद रखना चाहते हो तो कार्बन डोनर की ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद किसकी होती है, नाइट्रोजन डोनर की, फिर ऑक्सीजन डोनर की, ठीक, फिर ऑक्सीजन डोनर की, और फिर किसकी आती है, हेलोजन डोनर की, ठीक। ये CFSE का ऑर्डर, ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि सीरीज में भी यही सब आ रहा है। तो ये फैक्टर्स होते हैं, इसको नोट करो, फिर अपन कैलकुलेशन ऑफ CFSE भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। लिख लो इसको फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाइडल फील्ड है अपने सिलेबस में, ऑक्टाइडल ज्योमेट्री में हमें निकालना है। तो पहली बात तो CFSE का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE इज इक्वल टू x इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस y इंटू +0.6 डेल्टा O, ये वही है 2/5 और 3/5 है ना, प्लस z इंटू p मतलब पेयरिंग एनर्जी, अगर कभी पेयर बनता है तो वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना है। जैसे अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन से चलूं मैं, सेंट्रल एटम देखो उसमें d इलेक्ट्रॉन पता कर लो आप, ठीक है। अगर d में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां फिल कर दिया। अब बताओ T2G और EG में कहां करेंगे, ये EG सेट है, ये T2G सेट है, बताओ जो लोअर एनर्जी का उसमें पहले फिल होगा तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। चलो स्टार्ट करो। CFSE कैसे निकालना, ध्यान से देखना। अब यहां जो x है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, कितने हैं, 1, तो 1 इंटू -0.4 डेल्टा O। अब y जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट, कितने हैं, खाली है तो 0 है, तो +0 हो गया ये, प्लस पेयर कहीं दिख रहे हैं आपको, यहां या यहां कहीं भी पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब Z0, इस तरीके से। तो ये क्या आ गया, -0.4 डेल्टा O, इस तरीके से निकालना। एक और समझो, D2 में देखो जरा, ये T2G लेवल है और ये EG लेवल है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 और 1 2। T2G में कहां करोगे, 1 यहां 1 यहां, अब हुंस पॉली जो है रूल वो तो लगाएंगे ही ना अपन, 1 फिल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आगे, CFSE निकालते हैं। तो CFSE इज इक्वल टू x, बताओ कितना है, x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, कितने हैं, 2, तो 2 इंटू -0.4 डेल्टा O। EG में कितने हैं, EG में नहीं है मतलब 0, तो 0, बस 0 ही हो गया, तो 0 इंटू +0.6 0 ही हो गया, प्लस पेयर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, तो Z इंटू P मतलब 0 इंटू P 0 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा -0.8 डेल्टा O, ठीक है। इस तरीके से चलना है आपको, नोट करो इसको, फिर अपन D3 पे चलते हैं।
अगला है अपना D3 वाला, ध्यान से देखो जरा। D3 में 3 इलेक्ट्रॉन भर दूं, 1 2 3, यहां 1 2 3, तो T2G में अब 3 आ गए, मतलब x यहां कितना हो गया 3, तो 3 इंटू माइनस 0.4 कितना हो गया, ये -1.2 हो गया, -1.2, और y तो 0 था और कोई पेयर नहीं दिख रहा, तो z भी 0 है, तो यही आ गया आपका आंसर। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। D4 में अब आपके दो केस बनना स्टार्ट होंगे। क्या केस होंगे? D4 में अगर डेल्टा नॉट कम है P से, मतलब पेयरिंग एनर्जी से, और डेल्टा नॉट ज्यादा है P से, ये दो केस बनेंगे। जहां डेल्टा नॉट कम होता है वो केस होता है वीक फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड, और पेयरिंग एनर्जी का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा होता है। ठीक, जैसे अगर मेरे पास ऐसा लेवल है, कैसा, ये T2G लेवल है और ये EG लेवल है, ये T2G लेवल है और ये क्या है, EG लेवल है। ध्यान से देखना जरा, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन चौथा फिल करना था तो मैं कैसे फिल करता? अगर मैं यहां फिल करता तो 1 2 3, अब डेल्टा नॉट कम है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, तो जो एनर्जी कम वही काम कराना आप, तो वीक फील्ड लिगेंड में ऊपर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग कराना, मतलब यही पेयरिंग करा देना, ऊपर मत भेजना। तो दो डिफरेंट केस आपके यहां पर जनरेट होंगे। ठीक है, तो इनमें कैसे करना है वो मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, पहले आप यहां तक नोट करो, फिर D4 का स्टार्ट करते हैं, CFSE निकालते हैं उसमें। ये समझ गए बाद वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कब क्या करते हैं अपन, अभी और डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपके दो केस जनरेट हो जाएंगे। D4 में केस 1 क्या है कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो पेयरिंग से, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो गिवन होगी आपको ये वीक फील्ड लिगेंड में होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी कम होती है स्प्लिटिंग से। तो कैसे करना, देखो D में 4 हो गए अब इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो स्प्लिटिंग करा दो, मतलब ऊपर भेज दो, पेयर मत कराओ। अब क्या होगा, T2G में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर EG में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, मतलब 1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, और अभी कोई पेयर नहीं दिख रहा है आपको, तो Z0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1.2 इसका आ गया था, और प्लस क्या हो गया, ये प्लस 0.6 डेल्टा O, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा -0.6 डेल्टा O। समझ गए बात, ऐसे करना है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग कराएंगे, तो पहले मैं यहां भर दूं 1 2 3 4, यहां देखना 1 2 3 और पेयर करा दिया चौथा। अब बताओ जरा CFSE कैसे निकलेगी। CFSE इज इक्वल टू एक्स, कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितने हैं 4, तो 4 इंटू -0.4 डेल्टा O, प्लस EG में कितने हैं, एक भी नहीं, तो 0, प्लस बताओ यहां पर और यहां पर कितने पेयर हैं, यहां एक पेयर है, यहां एक भी पेयर नहीं है, तो पेयर एक आ गया, इसका मतलब Z1 आ गया। ठीक है, तो 1 इंटू P, तो इसका आंसर आ गया आपका -1.6 डेल्टा O प्लस P। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, नोट कर लो, फिर D5 पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब D5 का केस लेते हैं। ये जो D4 था यहां मैं क्या कर दूं, D5। ठीक है, इधर D4 की जगह क्या कर दूं मैं, D5। ध्यान से देखते जाओ, आराम से समझ जाओगे, बहुत ईजी है। मुझे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, यहां 5 कर दिए, यहां 1 2 3 4, और ये 5वां यहां फिल कर दिया। ठीक है, ये 3 इसमें सही थे, बस यहां 1 की जगह कितने कर दूं मैं, EG में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये अब प्लस 1.2 हो जाएगा, प्लस 1.2, कोई पेयर नहीं दिख रहा तो Z तो 0 रहेगा, तो ये 0 हो गया। अब -1.2 प्लस 1.2, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया सीधा सीधा। तो अब जरा ध्यान देना, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में D5 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, तो D5 में वहां तो हम एक्सचेंज से समझाते थे, जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी स्टेबिलिटी आएगी, क्रोमियम का जो समझाते थे, उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि ये क्या एक्सपेरिमेंटल डेटा पर बेस्ड है। तो CFSE 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, D5 हाफ फील्ड स्टेबल है, वीक फील्ड लिगेंड में D5 स्टेबल है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो यहां चलते हैं, D5 में पेयरिंग करानी है, तो देखना ध्यान से, पहले मैं 5 इसमें कर दूं, अब देखो 1 2 3 4, और यहां मैंने क्या कर दिया, एक पेयर बना दिया, हो गए 5। चलो यहां आ जाओ, यहां कितने आ गए, 4 की जगह क्या कर दूं मैं, यहां पर 5 कर दूं, ये तो 0 था पेयर, अब यहां कोई भी नहीं है, यहां 2 पेयर हैं, तो अब Z की वैल्यू 2 आ गई, Z मतलब पेयर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहां तो 2P हो गया, और 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20, मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2 डेल्टा O प्लस 2P। समझ गए बात, नोट करो, फिर D6 पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, D6 पर चलें, तो D5 हटा के मैं यहां क्या कर दूं, D6 कर देता हूं, यहां पर क्या कर दूं, D6 कर देता हूं। ध्यान से देखना जरा,
यहां मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 5 कर चुके हैं, और एक ये आ गया छठा यहां पर। यहां क्या होगा, 5 कर चुके हैं, अब 6th फिल करना है तो ऑब्वियसली पेयरिंग तो करानी पड़ेगी, अब कोई चॉइस नहीं बची, तो पेयरिंग भी कराओगे तो नीचे करा देना यहां पर, ठीक है। चलो CFSE कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, तो T2G में 4 आ गए, EG में अभी भी 2 हैं तो सही है। अब पेयर देखो, यहां एक पेयर, यहां एक पेयर, इन पेयर का डिफरेंस होता है Z, ठीक है। मैंने पीछे बताया आपको, यहां कोई पेयर नहीं थे, यहां 2 पेयर थे तो Z2 ले लिया था, यहां एक पेयर और यहां एक पेयर, तो ये पेयर का डिफरेंस मतलब 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया आपका, ठीक। 4 इंटू 4 कितना हो गया, -1.6 लिख दूं मैं इसको, ठीक है, और 2 इंटू 0.6 हो गया ये प्लस 1.2 डेल्टा ओ, तो -1.4 और प्लस 1.2, बताओ जरा कितना आ जाएगा ये, -0.4 लिख दूं तो -0.4 डेल्टा ओ, सही है, चेक कर लो एक बार। 4 इंटू 4 16 मतलब -1.6, 6 इंटू 2 12 मतलब प्लस 1.2, तो -0.4, और Z क्या हो गया 0, क्यों, एक पेयर इधर एक पेयर इधर, इसका डिफरेंस Z 0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, D6 यहां पर आ जाओ। तो यहां क्या करूंगा मैं, यहां क्या करूंगा, पहले 1 2 3 4 5 6 यहां कर दिए फिल। अब देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अभी पेयरिंग करानी है ना, ये वाला केस अलग चल रहा है। चलो बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए भाई साहब, तो ये हो गया आपका 6। EG में अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0, लेकिन पेयर कितने बने, यहां 3 पेयर और यहां 1 पेयर, तो पेयर का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा ये 3 - 1, तो फिर से 2 ही आ गया वो वापस, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंटू 4 कितना 24, तो -2.4, और प्लस 2 पेयर थे तो 2p। समझ गए, बहुत आसान है, समझते जाओ एक बार और नोट करो, फिर D7 पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, D7 का केस ले लेते हैं। 6 हटा के क्या लिख दूं मैं यहां पर 7, यहां 6 हटा के क्या लिख दूं 7, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इलेक्ट्रॉन फिल कर ले, पहले 6 तक पहुंच गए थे, 7वां इधर, इधर अपन ने 6 यहां फिल कर दिए थे, 7वां ये हो गया, ठीक है। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 2 4 1 5, तो ये क्या कर दूं मैं 5 कर दूं यहां पे, और EG में कितने 2 ही हैं। अब पेयर कितने, यहां 2 पेयर हैं, यहां 2 पेयर हैं, तो फिर से वो डिफरेंस 0 आ गया। चलो ठीक है, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, मतलब ये 2 हो गया, ठीक है, तो ये -2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा -0.8, -0.8। समझ गए बात। यहां देखो D7 में 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गए थे, 7, अब यहां 6 तो पूरा भर गया ना, तो 7वां यहां भेजना ही पड़ेगा आपको, चॉइस नहीं बची। अब देखो जरा, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब मैं यहां क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो +1 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा ओ कर दूंगा, प्लस 0.6 डेल्टा ओ कर दूंगा। अब बताओ पेयर कितने हैं, इधर कितने पेयर 3, इधर कितने पेयर 2, पेयर का डिफरेंस कितना 1, तो Z1 हो गया, तो 1 इंटू पी, ठीक। तो ये यहां से 2 हटा दो तो ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो गया 6 इंटू 4 24, तो -2.4 सही है, और प्लस इसको भी तो लिख लो प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और प्लस 1 इंटू पी क्या आ गया पी, सही जा रहे हैं, और -2.4 और प्लस 0.6 कितना बचेगा, -1.8 बचेगा, -1.8 डेल्टा ओ प्लस पी। चेक कर लो जरा एक बार, सही किया मैंने, सही है, -1.8 डेल्टा ओ प्लस पी, ठीक। नोट कर लो, फिर D8 पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, D8 पे चलें, तो मैं 7 को 8 बना देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 8, यहां D8 पे आ जाओ, ठीक है। अब फिल करो जरा, तो यहां क्या करूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दूंगा, ये 8 हो गया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है तो ये हो गया 8, ठीक है। तो ये कितने हो गए, इसमें 6 हो गए, और इसमें 2 हैं तो 2 इंटू ये हो गया, और पेयर बता दो, यहां 3 पेयर यहां 3 पेयर, तो ये तो 0 हो गया, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया -2.4 हो गया, और ये हो गया आपका -1.2, तो ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा ओ, -1.2 डेल्टा ओ, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां क्या करोगे D8 में, देखना 1 2 3 4 5 7 पहुंच गए थे, 8 ये हो गया, और यहां पर 8 ये हो गया। अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक सा काम हो गया, चाहे तुम वीक फील्ड लिगेंड में आ जाओ, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाओ, अरेंजमेंट सेम हो गया। देखो इसको देखो गौर से, और इसको देखो, तो D8 में अरेंजमेंट सेम हो गया, तो यहां कहानी क्या है, 6 ये सही था, यहां 1 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और पेयर क्या हो गया 3 इधर 3 इधर, तो डिफरेंस क्या हो गया पेयर का 0, तो P तो हट गया, ठीक। और यहां क्या हो गया प्लस 1.2 हो जाएगा, 6 का डबल 12, तो ये बचेगा -1.2 डेल्टा हो। गौर से देखना जरा एक बार, इसको देखो और इसको देखो, सेम आ गया ना, मतलब D1 D2 D3 का सेम था,
D8 D9 और D10 का भी सेम ही आएगा। देखो अगर मैं D9 भरूंगा तो उसको यहां भरूंगा और इसमें भी यहां भरूंगा, और D10 भरूंगा तो उसको यहां भरूंगा, मतलब D8 D9 D10 का भी सेम ही आएगा। एक बार कर लेते हैं, पहले आप ये नोट करो फिर D9 का बताता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, D9 और D10 पे चलते हैं। मैंने फिल कर दिया भाई, 9 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, तो ये भी आपका फिल करके मैंने पहले ही दे दिया। आप CFSE निकाल लेते सीधे सीधे, तो CFSE ये कैसे निकलेगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O और प्लस 3 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O। अब बताओ पेयर Z कितने होंगे, 3 और 1 4 पेयर यहां हो गए और 4 पेयर यहां हो गए, इसका मतलब Z क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 2.4, ठीक है, डेल्टा O, और ये हो जाएगा प्लस 1.8 डेल्टा O, तो आंसर आपका आएगा माइनस 0.6 डेल्टा O। जबकि यहां देखेंगे, यहां क्या आएगी CFSE आपकी, ये आएगी आपकी 6 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O और प्लस 4 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O, ठीक है, और प्लस यहां कितने पेयर, 3 और 2 5 पेयर, यहां 5 पेयर, तो डिफरेंस क्या हो गया आपका, डिफरेंस क्या हो गया आपका 0, ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 2.4 डेल्टा O और ये प्लस 2.4 डेल्टा O, मतलब ये क्या हो जाएगा 0, मतलब D10 वाला फुली स्टेबल है। ठीक, तो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन फुली स्टेबल होता है। D5 का हाफ फील्ड जो था अपना वीक फील्ड लिगेंड वाला, और ये कोई भी हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, ये होता है 0, ठीक है, मतलब स्टेबल होता है। तो हमने CFSE सभी के लिए निकाल ली D1 से लेकर D10 तक। अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। फटाफट से इसको नोट करो, फिर एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो उसको पढ़ना जरूरी है, तो वो भी बता देता हूं, बहुत आसान सा है, नोट कर लो पहले से। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, ये JTD बोलते हैं इसको। एक्चुअल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को कम या स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन करता है, तो उसी को हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि किस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और किस में नहीं होगा। अच्छा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने देखी होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, इस तरीके से होती ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मेटल और 4 लीगेंड एक प्लेन में होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही होता है। तो होता क्या है, जब भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है तो या तो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ या इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ, मैं एक्सियल इनको बोल रहा हूं और इक्वेटोरियल इनको बोल रहा हूं, दोनों में से कोई ज्यादा या कम हो सकता है। मतलब एक्सियल बड़ी हो सकती है, इक्वेटोरियल छोटी हो सकती है, या फिर इक्वेटोरियल बड़ी हो सकती है और एक्सियल छोटी हो सकती है, मतलब दोनों ही चीजें हो सकती हैं। एक्सियल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और इक्वेटोरियल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। कब, जब JTD लगेगा तब, ठीक है। और वो क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करता है कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स। तो अब तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि JTD कहां लग रहा है कहां नहीं लग रहा है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन की मदद से पता करते हैं। कैसे, एक पॉइंट लिख रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद हो गया तो काम हो गया आपका, क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम में, अगर आया तो, एक बार आ चुका है क्योंकि इन, बहुत ध्यान से देखना, इन सिमेट्रिकल ऑक्टाहीड्रल फील्ड JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज एब्सेंट, ये बात खत्म बस। अगर सिमेट्रिकल फील्ड आ रही है, अब सिमेट्रिकल कहां कहां हो सकती है, सिमेट्रिकल हम किसको बोल रहे हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो आपका, कैसा हो, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, या हाफ फील्ड और फुली फील्ड का कॉम्बिनेशन, हाफ फील्ड प्लस फुली फील्ड, HF मतलब हाफ फील्ड, FF मतलब फुली फील्ड। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन भी हुआ तो भी आप बोल दोगे JTD ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अब कॉन्फ़िगरेशन से चलते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं D1, तो D1 आप कैसे भरते हो, T2G लेवल होता है एक आपका ऑक्टाहेड्रल में, याद करो, और एक EG लेवल होता है। तो अगर मैं D1 भरूंगा तो यहां भर दूंगा, ठीक। क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं है, इसका मतलब इसमें JTD होगा, ठीक है। तो यहां मैं टिक करते जा रहा हूं, किस में होगा, D1 में होगा। D2 में बता दो जरा, D2 में क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन और भरोगे तो इसमें भी होगा, भाई सिमेट्रिकल थोड़ी आएगा, यहां एक भर दोगे बस। D3 में बता दो क्या होगा,
D3 जैसे ही भरोगे तो हाफ फील्ड हो गया ये नीचे, 1 2 3 हाफ फील्ड हो गया, इसका मतलब इसमें जेटीडी नहीं लगेगा। अब D4 में चलो, अब D4 में चलोगे तो दो चॉइस हैं, या पेयर करो या ऊपर भेजो। अगर आप पेयर करते हो तब भी सिमिट्री नहीं आ रही है, और ऊपर भेजते हो तब भी सिमिट्री नहीं आ रही है, इसका मतलब D4 में जेटीडी होगा, ठीक है, सिमिट्रिकल में नहीं होता है। चलो भाई D5 में आ जाओ। D5 में अगर मैं बात करूं D5, तो D5 में क्या होगा, 1 2 3, अगर तुम ऊपर भेजते हो 4 5, मतलब वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा करते हो तो D5 क्या बन जाएगा, सिमिट्रिकल, और सिमिट्रिकल में ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब D5 का वीक फील्ड लिगेंड में नहीं होता है, लेकिन D5 के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हो जाएगा। क्यों, 1 2 3 4 5 यहीं भरोगे, ऊपर नहीं भेजोगे, है ना, तो इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ो, D6 में चलें। अगर मैं D6 में गया तो D6 में भी दो केस हैं, वीक फील्ड लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, तो सिमिट्री नहीं आ रही है, इसका मतलब सिमिट्री नहीं होती तो जेटीडी होता है। कौन सा वाला, वीक फील्ड लिगेंड। D6 में आ जाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 यहीं पेयर कर दिया तो फुली फील्ड हो गया ये वाला, इसका मतलब इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। इस तरीके से पता करते हैं। D7 में 1 2 3, अगर ऊपर भेजते 4 5 6 7 तब भी सिमेट्री नहीं आ रही है, और सिमेट्री नहीं आती तो जेटीडी होता है, चाहे इसमें वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। स्ट्रॉन्ग होता तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। D7 चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों में होगा। D8 में बता दो, D8 में सिमेट्री आ जाती है भाई। D8 D9 D10 तो लीगेंड इंडिपेंडेंट होते हैं ना, कोई सा भी लीगेंड हो, पीछे पड़ा अपन ने CFX से निकालते टाइम, तो D8 में ये फुली फील्ड हो जाएगा और ये ऊपर हाफ फील्ड हो जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक, चाहे वीक फील्ड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड। D9 में होगा, यस होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं होगा, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और D10 में नहीं होगा। तो अब इसमें से आप, ये तो मैंने सब समझा दिया आपको, इसमें से वो निकाल लो जो आपको, या तो टिक वाले निकाल लो या क्रॉस वाले। तो एक काम करते हैं, कहां कहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा वो ज्यादा याद रखना ज्यादा आसान है। इन कॉन्फ़िगरेशन में जेटीडी नहीं होगा, मतलब ध्यान से देखो जरा, D3, ठीक है, D5 वीक फील्ड लिगेंड, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D8 और D10, बस इनमें नहीं होता है, बाकी सब में होता है। बस इतना याद करके चले जाओगे एग्जाम में, आपका काम हो गया। D3 D5 D6 D8 D10, लेकिन D5 का वीक फील्ड और D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब ये हाफ फील्ड बन जाएगा, ये फुली फील्ड बन जाएगा T2G, ठीक है, ये हाफ फील्ड T2G और EG हाफ फील्ड हो जाएगा। समझ गए बात। तो D3 4 6 8 10, ठीक है, नंबर डिजिट याद कर लेना, 35 68 10, और 5 और 6 में क्या, 5 का वीक फील्ड और 6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। बाकी सभी जगह आप करवा देना, इनमें जेटीडी नहीं होता है, ठीक है, जेटीडी इज एब्सेंट, ठीक, बस इतनी सी कहानी याद कर लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो कुछ CFSC के क्वेश्चन कर लो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेटेड और CFT से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन कह रहे करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन, ठीक है। आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। पहली बात, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम सेम है, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, तो लिगेंड आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो लिगेंड के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ CFSE का ऑर्डर क्या आएगा। CFSE स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ज्यादा होती है, वीक फील्ड की कम। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब याद होनी चाहिए आपको, देखो याद करो एक बार, सचिन क्लास से फरार और ऑक्सिलेट का पानी से प्यार, मतलब वाटर आ गया, नाचते हुए मतलब अमोनिया आ गया, नाचते हुए NCS होता, हाँ, नाचते हुए उड़ता अमोनिया NH3 इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, ठीक है, मतलब वाटर पीछे, फिर अमोनिया, फिर NO2, मतलब CFSE का ऑर्डर आएगा 1, फिर 2 और फिर 3, और E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा होता है, मतलब एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जो आ गया वो आ गया 1 2 और 3, एनर्जी और वेवलेंथ अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक, सिंपल सा है बिल्कुल। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है जॉन टेलर इफेक्ट, जेटीडी जो था ना वो JTE बोलते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ, मैंने बताया था कहां कहां पर होता है।
अभी अपन ने पीछे याद किया कहां कहां पर होता है, याद करो सिमेट्रिकल में होता है, सिमेट्रिकल में जेटीडी नहीं होता, सॉरी सिमेट्रिकल में नहीं होता है, हाफ फील्ड हो फुली फील्ड हो या हाफ और फुल का कॉम्बिनेशन हो, तो कहां कहां नहीं होता है, कहां कहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, D3 D5 वीक फील्ड, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड, D8 और D10 चेक कर लो, इसमें से कोई दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल दिख रहा है D8, तो यही पूछा था आपसे कि नॉट ऑब्जर्व इन, D3 D5 हाफ फील्ड वाला वीक फील्ड लिगेंड, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D8 और D10 इनमें नहीं होता। आगे बढ़ो, आपसे बोल रहे हैं कि लैम्डा नॉट फॉर दिस, मतलब ये जो लैम्डा नॉट दे रखा है ना, ये इसको CFSE अपन बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में डेल्टा लिखना चाहिए उनको, लैम्डा गलती से लिख दिया, डेल्टा नॉट, ठीक है, डेल्टा नॉट फॉर दिस इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड द CFSE ऑफ दिस, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राइडल हो गया, टेट्राइडल कॉम्प्लेक्स है COCl4, इसका मतलब आपका रिलेशन क्या है, डेल्टा टेट्राहीड्रल इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स क्या होता है, डेल्टा ऑक्टाहीड्रल, ठीक है। अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता, अगर ये स्क्वायर प्लेनर होता तो 1.3 टाइम्स करते अपन, ध्यान रखना है ना, 4/9 टाइम्स करना अगर टेट्राहीड्रल है तो 4/9 इंटू 18,000 सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला, अरेंज द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, बहुत बढ़िया, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता, सेंट्रल एटम सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, चलो स्टार्ट करो, बताओ लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा तो वीक फील्ड कौन सा हो गया, वही सीधी सी बात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक बार सचिन क्लास से फरार, क्लास ही आ गया, और ऑक्सीलेट का पानी से प्यार, ठीक है, नाचते उड़ता अमोनिया आ गया, ये नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो में मिला, मतलब 1 पीछे आएगा, फिर 3 और फिर क्या आएगा 2, ये CFSE का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिखा, समझ गए बात को। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप एग्जाम में बना लोगे, समझ गए ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी की पूरी। अब आपकी इच्छा हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक चीजें जो थी वो मैंने पढ़ा दी आपको, और VBT पर मेन फोकस करना, VBT और आइसोमेरिज्म पर, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, और मेटल कार्बोनाइल अभी पढ़ाने वाला हूं मैं आगे। CFT अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, मैंने पढ़ा दिया इसलिए, अगर टाइम है तो पढ़ लेना, आपकी इच्छा है, मान लो चीज़ें नहीं समझ में आती CFT में, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आया तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं आने के चांसेस तो फिर बहुत हैं, JEE मेन और नीट तक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से अभी तक कम ही क्वेश्चन आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह पूछ लेते हैं, पैरामैग्नेटिक, कलर्ड और ये सब, आइसोमेरिज्म से पूछे हैं, कार्बोनाइल से पूछा गया है क्वेश्चन, तो CFT से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लास्ट पोर्शन कवर करते हैं अपने चैप्टर का, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझ लो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन, कार्बन और मेटल की बॉन्डिंग होगी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये बॉन्डिंग कैसी कैसी हो सकती है, हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं हम आयनिक, और एक बोल सकते हैं हम कोवलेंट। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होगा, मेटल एंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट में क्या होगा, मेटल एंड कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे कैसे हो सकता है, इसके बारे में कि जो बॉन्ड हो वो कैसा हो, 3 टाइप से हम बॉन्ड बोल सकते हैं। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक इसमें हो सकते हैं, कोवेलेंट में कौन से सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा हो सकता है पाई बॉन्डेड, और तीसरा होता है सिग्मा एंड पाई बोथ। तीसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेटल कार्बोनाइल्स में होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के होंगे, आयनिक कोवेलेंट में 3 होंगे, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड, बोथ सिग्मा एंड पाई, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन,
नंबर 1 क्या है? आयनिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड वाले याद करो, आपने बहुत सारे पहले से देख रखे हैं, ऑर्गेनिक में बहुत सारे आए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं R माइनस Li+, याद करो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे आए थे आपके सामने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो? आयनिक बॉन्ड हो, तो वो क्या होते हैं? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक। सेकंड नंबर पे देखो कोवेलेंट, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले नंबर 1 इसमें सिग्मा बॉन्डेड के एग्जाम्पल। सिग्मा बॉन्डेड के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट का नाम सुना है आपने? ये कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, लेकिन इसमें पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें आयनिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है इसका, ये भी ध्यान रखना। और याद करो टेट्रा मिथाइल टिन, टिन के साथ 4 मिथाइल जोड़ दो तो टिन के और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। और याद दिलाऊं आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड में बताया था मैंने आपको, Al2Me6, ठीक है, इस टाइप के। तो ये क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकेंड नंबर पर आता है पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड में क्या होते हैं देखो, पाई बॉन्डेड में नंबर 1 फेरोसिन। फेरोसिन क्या है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसा होता है ये Fe(C5H5) होल ट्वाइस। और ये जो C5H5 होता है वो होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ऐसा होता है ये इस तरीके से नेगेटिव और ऐसा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं, टोटल 5 बनेंगे इसके। तो हाइब्रिड बना के अपन यहां दिखाते हैं कैसे, देखो जो डोनेशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। 5 लगे हुए हैं ना ये, तो नेगेटिव चार्ज बीच में ऐसा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस में है। और Fe को ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हैं। अब यहां एक वर्ड यूज करते हैं हेप्टिसिटी। यहां एक वर्ड यूज करते हैं क्या? हेप्टिसिटी। अब ये हेप्टिसिटी क्या होता है? हेप्टिसिटी होता है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, इसको बोलते हैं अपन हेप्टिसिटी। जैसे इस रिंग की हेप्टिसिटी कितनी बोलोगे? 5 बोलोगे। तो कभी कभी यहां पर फॉर्मूले में वो ऐसा भी लिख देते हैं, FeC5H5 के पहले ऐसा लगा देते हैं ईटा5। ईटा5 का मतलब क्या हो गया? हेप्टिसिटी 5। एक बार फिर से बना देता हूं मैं, ठीक है। ईटा का मतलब क्या होता है? हेप्टिसिटी। हेप्टिसिटी मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, ठीक। तो पूरा अगर फॉर्मूला हेप्टिसिटी के साथ लिखोगे तो Fe ईटा5 C5H5 होल ट्वाइस, ऐसा लिखा रहता है। और ऑक्सीडेशन नंबर बता दो Fe की कितनी होगी? ऊपर एक माइनस है, नीचे एक माइनस है, तो x - 2 = 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe क्या होगी? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe जो होगी वो होगी +2, ठीक है। समझ गए बात को, सारी कहानी। और इसका अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो क्या लिखोगे? IUPAC नेम ऐसा आएगा, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन सेकेंड, ठीक है। मैं इसका IUPAC नेम भी लिख देता हूं, बिस साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, ठीक है। और आयरन, और ब्रैकेट में क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 2। समझ गया? हेप्टिसिटी, IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सारा। इसके अलावा और भी कंपाउंड है, पहले ये नोट करो फिर मैं बाकी और बताता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई बॉन्डेड में एक हम पढ़ चुके हैं फेरोसिन, दूसरा है डाइबेंजीन क्रोमियम। देखना जरा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पहले फॉर्मूला लिख दूं, Cr ईटा6 C6H6 होल ट्वाइस, ठीक है। ऐसा होता है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, 2 बेंजीन लगा दो, ठीक। बेंजीन में तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं और इधर से पाई इलेक्ट्रॉन को दिलवा दो, ठीक है। तो एक बेंजीन यहां लगा दो। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या लिखूंगा? बिस बेंजीन, बिस बेंजीन क्रोमियम 0, ठीक है। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी, किसकी? Cr की, क्योंकि बेंजीन तो न्यूट्रल है ना। तो एक ये ध्यान रखना, एक फेरोसिन ध्यान रखना, एक और है जीजेस सॉल्ट, वो भी ध्यान रखना। 3rd नंबर पे यहां लिख देता हूं मैं, जीजेस सॉल्ट। जीज सॉल्ट क्या होता है? देखो
के PtCl3 और इथिलीन C2H4 डॉट XH2O, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म होता है ये। हम इतने का स्ट्रक्चर बनाएंगे, के PtCl3 C2H4, कैसा दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर होता है ये, PtCl Cl Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, बाहर K प्लस और इधर माइनस, और अगर आपको दिखाना हो तो डॉट XH2 दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीजस सॉल्ट। यहां पर हेप्टिसिटी कितनी बोलोगे, 2 बोलोगे। जैसे अगर मान लो लीनियर चेन की बात करें तो जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच बना है ना, तो यहां ईटा 2 भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया पाई बॉन्डेड। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पर, मेटल कार्बोनाइल्स पे चलते हैं, मतलब सिग्मा एंड पाई बोथ, सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड, जिसमें अपन पढ़ेंगे क्या, मेटल कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स। यूजुअली मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें सेटिस्फाई होता है 36, फिजिक्स थ्योरी लग जाती है इसमें, है ना। तो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं मेटल कार्बोनाइल। कुछ मेटल कार्बोनाइल के एग्जांपल याद करना है, NiCO4, FeCO5, ठीक है, CrCO6, ठीक, इनके स्ट्रक्चर भी बना लो। ये होता है क्या, टेट्राहीड्रल, कैसा, NiCO CO FeCO5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा CO 3 एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, इस तरीके से। CrCO6 का क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल, इस तरीके से, CO, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये क्या है, टेट्राहीड्रल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये क्या है, ऑक्टाहीड्रल। इसके हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता ही होंगे, इसका sp3, इसका dsp3 और इसका sp3d2, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर, इसका होता है sp3, इसका dsp3, इसमें d आपसे पूछ लेंगे कौन सा, तो dz², ध्यान रखना, और इसमें sp3d2, मतलब d2sp3 बोल दो, क्योंकि ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, d2sp3, और d कौन सा आएगा, x² माइनस y² और dz², क्योंकि CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आपकी, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और अगला स्ट्रक्चर है Mn2CO10 का। ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। एक्चुअल में Mn का हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 और ऑक्टाहीड्रल होता है, तो किस तरीके से बना रहा हो, ध्यान से देखो, Mn, ठीक है, इधर एक CO लगा दिया, 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 एक इधर एक इधर, ठीक है। तो ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री जैसी बन गई, CO और CO, ठीक है। तो MN बॉन्ड होता है। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इस कंपाउंड में MN बॉन्ड है क्या, तो आप बोलोगे यस है। कोई भी ब्रिज CO बॉन्ड यहां पर नहीं है, ठीक है, सारे के सारे ये टर्मिनल पे लगे हुए हैं, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन बता दो इसका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन MN का होता है d2sp3, और d2 जब होता है तो आप जानते हो dx² माइनस y² और dz² होते हैं, ठीक। अगला है 5th नंबर पे, ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट, मतलब CO2 CO8। एक्चुअल में इसके 2 स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या होता है यहां पर, CO के साथ 2 कार्बोनाइल ब्रिज बनाते हैं, ठीक है, और बाकी कितने बच गए, 6 बच गए, तो 3 इधर दे दो, 1 2 3, 1 2 और 3। इसका एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम बैक साइड की तरफ ज्यादा रहता है, तो अपन इस मेन स्ट्रक्चर इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये इक्विलिब्रियम में भी रहता है, किसके साथ, CO बॉन्ड, और 1 2 3 और 4 CO इधर, 1 2 3 और 4 CO इधर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड है क्या, तो आप बोलोगे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछते नहीं है फिर, है ना, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको स्ट्रक्चर देके पूछा जाए कि इन दिस स्ट्रक्चर बताओ ब्रिज वाले CO कितने हैं, तो आप पहचान लोगे ना, एक ये है, एक है। टर्मिनल वाले कितने हैं, ये वाले हो गए, ठीक है। CO के बीच में बॉन्ड है क्या, नहीं है। अगर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक देके पूछे तो बताना आप आंसर। अगर उन्होंने फॉर्मूला करके दे दिया तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये वाली बात हो गई। हाइब्रिडाइजेशन बोल दो, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हो गया, ये dsp3, ठीक है। यहां कितने, 1 2 3 4 5, मतलब dsp3, क्योंकि कार्बोनाइल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है ना,
ठीक, ये जो बीच वाले CO हैं ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज मत होना, तो मैं अलग कलर से बना देता हूं। बीच में है ये सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, ठीक है, और टर्मिनल पे जो लगे हुए हैं या ब्रिज में जो लगे हुए हैं वो क्या है, लीगेंड है कार्बोनाइल। ठीक है, ऐसे बना देता हूं मैं, समझ गए बात को। तो इतने स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने। अब मेन बात आती, मेन कहानी यहां आती बॉन्डिंग की, कि आपको बताना है मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं अपन, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ठीक है, मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग हमें समझनी है कैसे होती है। आपने बोला कि मेटल कार्बोनाइल में सिग्मा पाई दोनों होते हैं, अपन ने इसी में तो एग्जांपल लिखे, तो कैसे सिग्मा और कैसे पाई बनता होगा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूं क्या होता है। मेरे पास एक मेटल है, मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये डी ऑर्बिटल है, मैं उसको एक लोब से बता रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं बॉन्डिंग कैसे हो रही है। और कुछ डी क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये खाली ले लो। ठीक है, ये खाली है, ये खाली डी है, और इसको मैंने भरा हुआ डी ले लिया। ठीक है, तो भरे हुए डी को मैं ऐसे डबल डंबल से दिखा रहा हूं, और जो खाली डी है उसको बस एक ऐसे लोब से दिखा रहा हूं, जबकि वो भी डंबल वाला ही होगा। ठीक है, और जो कार्बोनाइल है CO, और जो क्या है CO कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के पास क्या है, कार्बन के पास लोन पेयर तो एक ऑर्बिटल के पास होगा, तो मैं एक लोब से दिखा रहा हूं। ठीक है, और कार्बोनाइल क्या होता है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार खाली होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, फिल्ड मेटल डी ऑर्बिटल है, फिल्ड डी है ये। ठीक है, और ये खाली डी है डी, और ये क्या है, भरा हुआ है इसका लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, थोड़ा अलग कलर यूज कर लें तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। होता क्या है, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये अपना लोन पेयर देता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को। क्लियर, पहला पॉइंट, कार्बोनाइल कार्बन अपना लोन पेयर मेटल के डी ऑर्बिटल को देता है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये जो मेटल के जो डी ऑर्बिटल फील्ड हैं वो क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, किससे, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार से। तो साइड वाइज से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे, सिग्मा भी आ जाएगा और पाई भी आ जाएगा। इस बात को हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखना जरा। पॉइंट नंबर 1 क्या लिख रहा हूं मैं, मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed by donation of lone pair of कार्बोनाइल कार्बन मतलब CO वाला C जो है। ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल को देता है कौन, कार्बोनाइल कार्बन अपना लोन पेयर। पॉइंट नंबर 2, मेटल एंड कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड कार्बन, मतलब मेटल के जो डी ऑर्बिटल है वो और कार्बन के क्या है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। ठीक है, मेटल एंड कार्बन पाई स्टार ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ मेटल के कौन से, फील्ड डी एंड कार्बन, मतलब पाई स्टार ऑर्बिटल, उसके साइड वाइज करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस टाइप की बॉन्डिंग का नाम क्या है, दिस बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग एंड इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। और जो यहां पर लिगेंड यूज होते हैं उनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, एंड लिगेंड्स आर कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड।
पाई एसिड लिगेंड्स। पाई एसिड लिगेंड जैसे यहां तो मेटल कार्बोनाइल है तो CO है, इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, CN-, PR3, PF3, ETC इस टाइप के। तो पाई एसिड लिगेंड क्या, कार्बोनाइल हो गया, CN- हो गया, PR3 हो गया, अल्काइल के साथ फॉस्फोरस हो गया है ना, PF3 हो गया, ETC, इस टाइप के पाई एसिड लिगेंड होते हैं, मतलब जो सिनर्जिक इफेक्ट दिखाते हैं। और सिनर्जी इफेक्ट का मतलब क्या है, जो सिग्मा और पाई दोनों बनाते हैं। अब सिनर्जी इफेक्ट से क्या होता है, मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ता है, और कार्बन ऑक्सीजन की भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। पहले आप ये बेसिक थ्योरी इसकी नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा लेते हैं, तो कैसे करना है उसको, इसको नोट करो फिर बताता हूं। चलो तो अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यहां पर मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो पॉइंट हम लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या कहता है कि ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होता है, मेटल एंड कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि मेटल कार्बन के बीच में पाई कैरेक्टर आ जाता है। तो क्या होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। मतलब मेटल और कार्बन के बीच में जो काम हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन में, उसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में जाते हैं, और आप बॉन्ड ऑर्डर जानते हो Nb - Na/2, तो Na में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिस वजह से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मेटल एंड कार्बन का बॉन्ड लेंथ कम होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। सीधी सी कहानी है। अब आपको क्वेश्चन इसमें कैसे बोलेंगे, एक क्वेश्चन तो इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मल CO की बॉन्ड लेंथ इतनी है, तो बता कॉम्प्लेक्स में जब उसका कंपाउंड बना ऑर्गेनोमेटेलिक तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी। तो ऑब्वियसली मेटल का जब कार्बोनाइल में बनेगा कंपाउंड तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल कार्बन की बढ़ जाएगी कंपेरिजन टू नॉर्मल CO जो मेटल कार्बोनाइल में है, तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके पहले अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको डिफरेंट मेटल कार्बोनाइल दिए जाएंगे, चार्ज डेंसिटी के बेसिस पर हमें करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 2, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल, चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल अगर ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज का ज्यादा मानेंगे, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। तो चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल अगर ज्यादा है तो मेटल एंड कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करके बताता हूं दोनों टाइप के, कि नॉर्मल CO और कॉम्प्लेक्स में आ जाए तो क्या होगा, और चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, इसको लिख लो पहले फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, ध्यान से देखो जरा। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहे हैं, इफ CO बॉन्ड लेंथ इन CO इज 1.128, ठीक है, नॉर्मल CO की बात कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्लेक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन FeCO5, मतलब मेटल कार्बोनाइल में आप आ गए। तो देखो जरा क्या हो रहा है, ड्यू टू सिनर्जिक बॉन्डिंग, मेटल कार्बोनाइल में क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, जिस वजह से मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो कार्बन ऑक्सीजन में इसका उल्टा हो जाता है। तो अब आपको कार्बन ऑक्सीजन के बारे में बताना है। तो एक बार बताओ, CO की बॉन्ड लेंथ इसमें नॉर्मल CO में 1.12 है, 1.128 है, तो जब मेटल कार्बोनाइल आएगा तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, तो CO की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो 1.128 से तो ज्यादा आंसर आएगा। तो अब आपका 1.128 से ज्यादा कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो A है या फिर C है। लेकिन मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ उतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए CO की। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन अपन काट देंगे, बस इसके नियरली आसपास रहेगी लेकिन ज्यादा रहेगी। तो 1.15 इसके आसपास है लेकिन ज्यादा है। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, ऐसे लगाना है। अगला देखो, कंपेयर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सेकंड वाले पॉइंट से होगा। चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल अगर बढ़ेगा, मान लो मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है, जी हाँ, मेटल के पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो अगर मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी कार्बन के साथ बॉन्डिंग की अच्छी होगी, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कम, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या था, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है। ठीक है, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान से देखो जरा,
थर्ड वाले में मेटल कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो सीओ की वीक हो जाएगी, तो थर्ड वाला सबसे पीछे आ गया। ठीक है, अब देखो यहां Mn पर प्लस लगा है तो मेटल कार्बन की बॉन्डिंग पुअर होगी, मतलब सीओ की बॉन्ड अच्छी होगी, मतलब सीओ की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो 1 सबसे ज्यादा होगा। बीच में क्या आ जाएगा, न्यूट्रल वाला, तो ये आ जाएगा सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये दोनों। ठीक है, समझ गया बात को। मेटल कार्बोनाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं इस चैप्टर के जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको पहले। चलो तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इस वाले चैप्टर के। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एंड विटामिन, विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ, आर कोऑर्डिनेशन complexes of magnesium, iron and cobalt respectively, respectively। मतलब ये वाला होता है मैग्नीशियम का, हेमोग्लोबिन Fe का और विटामिन B12 कोबाल्ट का। ठीक है, ध्यान रखना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है इस पर बेस्ड। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एंटी कैंसर एजेंट इज सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पीटी सीएल, सीएल अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, इस टाइप से स्क्वायर प्लेनर होता है प्लेटिनम, वैसे भी आप जानते हो, है ना। तो इसका जो सिस फॉर्म है वो होता है क्या, एंटी कैंसर एजेंट। फॉर्मूला क्या बनेगा, पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl2। ओके, तीसरा, थर्ड नंबर पर है विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट is used for hydrogenation of alkene, for hydrogenation of alkene। ठीक है, एक्चुअल में विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है RH PPH3 होल थ्राइस Cl। ठीक है, अगर इसका आपको IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे क्लोराइडो, क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम, रोडियम फर्स्ट। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 1 आएगी, x + 0 - 1 = 0, तो x1 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला पॉइंट है 4th नंबर पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, तो मैं रिएक्शन वाइज बता देता हूं पूरा। रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद एक्सिस KCN, एक्सिस KCN के साथ जब रिएक्शन होती है इसकी तो क्या होता है, CuSO4 प्लस एक्सिस KCN एक्सेस ये बनाता है K2SO4 प्लस K3CuCN4। ध्यान रखना, यहां कॉपर का +1 वाला कॉम्प्लेक्स बनता है और प्लस साइनोजन गैस यहां रिलीज होती है। अब आपसे पूछ सकते हैं साइनोजन गैस में सिग्मा पाई वगैरह बताओ, तो CN का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप सिग्मा पाई काउंट कर सकते हो, उसमें लोन पेयर वगैरह काउंट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना। और यहां जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। ठीक, ये होता है इसमें। पॉइंट नंबर 5, चीलेट कॉम्प्लेक्सेस, चीलेट कॉम्प्लेक्सेस आर more stable
more stable than non-chelate complexes. Non-chelate complexes usually, ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है कि चीलेट कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल होते हैं नॉन चीलेट से, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन FeCl6 3 नेगेटिव। ये डाइडेंटेड लिगेंड है तो रिंग बनाएगा, चीलेट बनाएगा, ये मोनोडेंटेड है तो चीलेट नहीं बनाएगा, तो चीलेट ज़्यादा स्टेबल है नॉन चीलेट से, ठीक। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनाइल्स, इन मेटल कार्बोनाइल्स में भी नेगेटिव, इसमें नेगेटिव भी हो सकती है ना, जैसे के कोबाल्ट कार्बोनाइल 4, इसमें मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, CO का। तो पोटेशियम का 1 होता है, तो 1 + x + 0 = 0, तो x यहां से क्या आ गया, -1, तो यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मेटल कार्बोनाइल में मेटल की 0 ही होती है, मैक्सिमम में 0 होती है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, जो आपको याद रखना है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं आपसे, एनसीईआरटी रीड करते रहो और पीछे के क्वेश्चन आप लगाओ, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वैसे मैंने ट्राई किया है कि जितनी भी थ्योरी हैं उससे रिलेटेड, थ्योरी खत्म होने के बाद क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हर जगह करवाए हैं मैंने आपको, सभी में ही करवाए, जैसे वर्नस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, वीवीटी में तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, सीएफटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन करे हैं, आइसोमेरिज्म वाले भी क्वेश्चन किए हैं, और मेटल कार्बोनाइल के भी पीछे क्वेश्चन किए हैं अपन ने। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो और चैप्टर को खत्म करो। एनसीईआरटी रीड करो, पीछे की एक्सरसाइज लगाओ, ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाओ, बढ़िया से बन जाएंगे सारे। जितनी थ्योरी कोऑर्डिनेशन की मैंने पढ़ाई है बहुत है, सफिशिएंट, मतलब मोर देन सफिशिएंट है ये आपके जेईई मेन के लिए और नीट के लिए, ठीक है। एडवांस में आइसोमेरिज्म में कुछ एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो यहाँ पर मैंने कवर नहीं किए हैं, लेकिन जितना भी आइसोमेरिज्म मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, नीट में और जेईई मेन में अगर क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं में से ही आएगा। एग्जाम देने के बाद तुम खुद ही बोलोगे कि सर इस वीडियो में से ये वाला क्वेश्चन आया, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन फिजिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिजिकल में मैं पहले वो वाले चैप्टर लूंगा जिसके मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं ली हैं, जैसे रेगुलर में मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दिया, ठीक है, आपको 12th की फिजिकल अप्रोक्सीमेटली करा दी, तो पहले मैं वो वाले चैप्टर लूंगा जो आपके लिए यूजफुल है, मतलब जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, रेडॉक्स वाले चैप्टर हो गया। तो पहले इस टाइप के अपन चैप्टर कवर करेंगे जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं रेगुलर सीरीज के अलावा, ठीक है। तो पहले अपन वो करेंगे, फिर बाद में उन चैप्टर को उठाएंगे, बाद में अपन सारे चैप्टर लेंगे, जैसे काइनेटिक्स भी लूंगा मैं बाद में, इलेक्ट्रो भी लूंगा, वन शॉट वीडियो जो होते हैं ना उस टाइप के, जो अभी मैं बना रहा हूँ क्रैश कोर्स वाले, वो भी बनाए जाएंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन पहले हम वो लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इक्विलिब्रियम से शुरू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, फिर उसके बाद गैस स्टेट एंड सो ऑन, इस टाइप से अपना चलता रहेगा। मतलब टाइम से आपका क्रैश कोर्स सीरीज करवा दी जाएगी। मतलब एग्जाम में जब बैठोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ आता है, क्वेश्चन पहले से ही ऐसा लगेगा कि ये तो देखा हुआ था या कहीं पढ़ा हुआ था, ऐसा तो फील मैं दिला दूंगा आपको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।